in the previous class we were doing developmental experience of India, Pakistan and China. ये हमारा चैप्टर है और इसमें हमने इंडिया और पाकिस्तान का डाटा से शुरू किया था. वी स्टार्टेड विद द इंडिया एंड पाकिस्तान और उसमें मेजर चीज़ें मैंने आपको लिखवा दी थी. लेकिन सेक्टोरल मतलब सेक्टर वाइज कई चीज़ों में डिफरेंशिएट. बेटा ये कैमरे क्यों ऑफ होते हैं आपके? मैं आपको देखता रहता हूँ ना, इसलिए आप इसको सभी ऑन करो. एवरीबडी पुट देयर कैमरा ऑन. पूरी क्लास दिखती है बेटा. तो कुछ सेक्टर वाइज इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन है. मैं आपको पढ़ देता हूं, पर मुझे लग रहा है इस चैप्टर के मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, क्योंकि ऐसे ये चैप्टर में बड़ा कंफ्यूजन आती है, आपको बड़ी गलतियां हो सकती हैं. तो मैं इसके पिक्स डाल दूंगा आपको, ताकि आप नेटवर्क नहीं आ रहा. करणवीर एक तो तू पहले ही लेट आया. i4G में कौन सा नेटवर्क नहीं आ रहा तेरा? ऐसे थोड़ी होता है. तो जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर टू जीडीपी डिक्रीज हुआ है. ये पहले 31% था 1990 में और ये फिर 16% हो गया 2017 में. मैं दे दूंगा, इसके पिक्स डाल दूंगा नोट्स में ना क्लास खत्म होते ही, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, नहीं तो ये इंफॉर्मेशन आप कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे. अच्छा, पाकिस्तान का भी जो शेयर है एग्रीकल्चर सेक्टर का, और ये ऑब्वियस है क्यों हुआ है, आप समझ सकते हो, क्योंकि 90s के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन टुक ऑफ वेरी स्पीडली, वो बहुत तेजी से फैला वो. तो ये भी एक वजह हो सकती है कि जिसके कारण एग्रीकल्चर का शेयर जीडीपी का घटा. और पाकिस्तान का डिक्रीज हुआ 25% से 23%. हमारा 31 से 16% 1990 से 2017 में. फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसमें हमारा इंक्रीज हुआ, लेकिन फिर भी हम बड़ा कंट्री हैं तो 1% इंक्रीज हुआ हमारा. 29% था 1990 में और 30% हो गया 2016-17 में. लेकिन पाकिस्तान का उसमें भी डिक्रीज हुआ, उसका 27 से 24%. सर्विसेज सेक्टर इंडिया में काफी इंक्रीज हुआ. 1990 में सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन वाज मेयर 40%, बट इन 2018 इट इंक्रीज टू 54% सर्विसेज सेक्टर. और ये आपको मैं बड़ी बार बता चुका हूं कि सर्विसेज सेक्टर मींस क्या. इंश्योरेंस, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, बीपीओस, आर&डी, आर्किटेक्चरल सर्विसेज, इस तरह की चीजें, सेवाएं, सर्विसेज. तो इंडिया की डॉक्टर्स देखो कितने सप्लाई करते हैं हम. तो ये सेक्टर हमारा सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ हुई, काफी हुई हो. ये हो गए सेक्टर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज सेक्टर. पाकिस्तान का भी ग्रो हुआ 49% से 53%. बट मेन एरिया हमारा है कि जो जिससे आपको याद रहेगा थोड़ा सा, कि एरियाज वेयर इंडिया इज बेटर पोजीशनड देन पाकिस्तान, कि इंडिया जहां पर पाकिस्तान, वो एरियाज, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी पूछा जाएगा तो, कि कहां पे आया. रिफॉर्म्स याद रखने हैं. पाकिस्तान में रिफॉर्म्स हमसे पहले इंट्रोड्यूस हुए थे, उधर 1988 में हुए थे और हमारे यहाँ 1991 में हुए थे. तो मतलब हम 3 साल रिफॉर्म्स में भी पाकिस्तान से पीछे रहे थे. लेकिन किस किस जगह हम थोड़ा ठीक है उनसे. नंबर 1, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. हमारे इंडिया में कल अभी पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको, हमारा 1.2% है. चाइना की 0.5 थी और पाकिस्तान की 2.1. तो हम वहां पर बेटर कर रहे हैं. फिर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर. हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बड़ा है कि इट प्रोवाइड्स लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जबकि पाकिस्तान एग्रीकल्चरल है लेकिन कंपैरेटिवली हम ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं. रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट, द एफडीआई और एफआईआई, वेदर इट इज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, दोनों के ही केसेस में
इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। फिर एक्सपेंडिचर ऑन R&D एज अ परसेंटेज ऑफ GDP इज हायर इन इंडिया देन इन पाकिस्तान। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम एक्सपेंडिचर करते हैं और वो GDP का कितना प्रोपोर्शन है, मतलब व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ GDP आवर गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन R&D इज हायर देन ऑफ पाकिस्तान। यहां पे हम पाकिस्तान से बेटर कर रहे हैं। देन इंडिया इज इन बेटर पोजीशन इन केसेस ऑफ लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, GDP ग्रोथ रेट, पर कैपिटा GDP। जबकि हम पर कैपिटा GDP का मतलब हुआ कि हम 150 करोड़ लोग हैं, तब भी प्रति व्यक्ति GDP हमारा ज़्यादा है पाकिस्तान से, तो पर कैपिटा GDP भी एंड पर कैपिटा इनकम ऑल्सो। सो दीज आर द एरियाज वेयर इंडिया इज डूइंग बेटर देन पाकिस्तान। ठीक है। फिर कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां पे पाकिस्तान इज डूइंग बेटर देन इंडिया, जैसे एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, above 15 years age is higher in Pakistan। हमारे यहाँ पे इसका मतलब ड्रॉप आउट्स ज़्यादा हो जाते हैं। मोर पीपल स्टूडेंट्स लीव स्कूल इन द 7th 8th स्टैंडर्ड। तो 15 साल के बाद की जो वो है एनरोलमेंट, वो पाकिस्तान की ज़्यादा है। एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर इज हायर इन पाकिस्तान। पॉवर्टी, अब वो पॉवर्टी इसलिए है क्योंकि वो पॉपुलेशन का साइज ही छोटा है, लेकिन हम इसलिए बोल सकते हैं पॉवर्टी इज रिड्यूसिंग रैपिडली इन पाकिस्तान। वो वजह यह है कि साइज ऑफ पॉवर्टी, साइज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन ही छोटी है, दे कैन बी मैनेज कंपैरेटिवली इजी। इंडिया में 40% है PPL, तो 150 करोड़ का 40% देखो, निकालो कितना हो गया। तो ये तो बड़ा इशू है। अच्छा, एक पॉइंट पाकिस्तान के फेवर में ये बहुत जाता है कि पाकिस्तान यूजेस इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, कि वहाँ पे सिटीज़ बाद में प्लान हुई, इस्लामाबाद पाकिस्तान में जो है बाद में प्लान करके बनाई गई थी, तो इनमें सैनिटेशन का लेवल ज़्यादा हायर है इंडिया से। फिर हम पाकिस्तान हमको ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है सामान, हम पाकिस्तान को कम एक्सपोर्ट करते हैं। वी सेल लेस टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान सेल्स मोर गुड्स टू अस, सो दिस ऑल्सो गोज इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स, फ्यू कंपैरिजंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। नाउ कम्स इंडिया एंड चाइना। यही है ना, 3 ही है ना। पहले हमने इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन कर लिया, अब इंडिया और चाइना का। बनाओ टेबल, उसके बाद डिस्कस करते हैं बाकी की चीज़ें। जैसे कल बनाया था, परसों बनाया था हमने, एक तरफ लिखना इंडिया, एक तरफ चाइना, और एक तरफ वो आइटम्स या बेसिस, किस बेसिस पे हम बता रहे हैं। देखो बुक में ना इस तरह से दिए होंगे तुम्हें, लिख लिख के सेक्टर वाइज, ये देखो ऐसे ऐसे लिख लिख के दिए होंगे। मैंने इनको थोड़ा सा समराइज करके एक शेड्यूल टाइप बना दिया है, क्योंकि वो शेड्यूल के ऊपर आपने 3-4 बार भी नज़र मारी ना, तो उसमें से 50% आप ग्रास्प कर लोगे, तो इसलिए इसको बना लो। पहला डिसिप्लिन लिखो, पहला पॉइंट लिखो इंडिपेंडेंस। इंडिया 1947,
चाइना 1949। फिर सेकंड लिखो फर्स्ट प्लान कि व्हेन डिड दे स्टार्ट प्लानिंग। तो इंडिया 1951 एंड चाइना 1953। देखो हमसे हर चीज में बाद में है। आप देखो हम लिखते हैं, एक मिनट, आप ये चीज इमेजिन करो, मैं बहुत बार इस चीज को सोचता हूं कि ये हमसे बाद इंडिपेंडेंट हुआ, और आप चाइना की हालात कहीं पुरानी मूवीज में देखना या कोई डॉक्यूमेंट्रीज में देखना, लोगों के पास कपड़ा भी नहीं होता था पहनने के लिए। दे वर इन सच अ बैड स्टेट एंड ऑल द सडन विद इन 30 ईयर्स, 30 साल में इन्होंने टोटली चेंज द पिक्चर। अब आप चाइना के किसी भी छोटा सा टाउन भी देखोगे, इट लुक्स लाइक ए कॉस्मोपॉलिटन सिटी। उसमें क्या इतना चेंज, इतना इंप्रूवमेंट चाइना ने लाया, और किस दम पे लाया? अपना ह्यूमन रिसोर्स। उन्होंने चीप लेबर को ऑफर किया मार्केट में, अमेरिकन बाजार को अट्रैक्ट किया, और अमेरिकन बाजार पूरी तरह से आ गया चाइना में। एडिडास, नाइकी, मतलब हाई एंड कमोडिटीज भी जो थी उनके भी फैक्ट्री प्लांट यहीं पे खुल गए, सिर्फ लालच में कि चीप लेबर है, टैक्स बचेगा। लेकिन चाइनीज ने क्या किया? दे रिवर्स इंजीनियर्ड एवरीथिंग। उन्होंने उन्हीं की कॉपीज बनानी चालू कर दी। और आपको पता नहीं है, इसको थोड़ा पढ़ना, आप ऐप है इसकी ग्लोबल टाइम्स की, उसको आप चाइना का आपको यू विल कम टू नो व्हाट चाइना वाज अप टू। इन्होंने क्या किया? जैसे एडिडास है, एडिडास को पहले आने दिया चाइना में, हेल्प किया, लेबर दी, इलेक्ट्रिसिटी दी, जमीनें दी, सिक्योरिटी दी, हर तरह की फैसिलिटी दी, और विद इन 5 to 10 years दे स्टार्टेड देयर ओन ब्रांड इक्विवेलेंट टू एडिडास। मतलब वैसा ही ब्रांड बनाना शुरू कर दिया, अब उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। और वो जो ट्रेंड लेबर थी वो उसको बाय पॉलिसीज या रूल्स शिफ्ट कर दिया वो उस वाले में, और वो जो ओरिजिनल एडिडास वाला था वो दे हैव टू मैनेज, समहाउ दे हैव टू मैनेज इट। दिस ये किया चाइना ने, बट फॉर देम, अपने देश के लिए, फॉर देयर पीपल इट वाज गुड। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है। आपको बेटा इकोनॉमिक्स के बच्चे हो, आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड में जो टॉप रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं, जो फिफ्थ, हम भी आते हैं 5वें या 6ठे पे, हमारे पास कितने रिजर्व्स हैं? $480 बिलियन के, मतलब 500 बिलियन रख लो। फिर हमारे ऊपर ताइवान जैसा कंट्री भी है, सऊदी है, जापान है, ब्रिटेन है, यूएसए है, और फिर चाइना है। तो डिफरेंस इस तरह का है। जो सेकंड है मेरे ख्याल से जापान है। जापान के पास रिजर्व्स हैं $800 बिलियन के, $800 बिलियन के, और वो सेकंड है। और जो फर्स्ट चाइना है उसके पास कितने हैं? $3,125 बिलियन, मतलब ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं। ऑल विद इन 30 ईयर्स, ऑल विद इन 30 ईयर्स, 30 साल के अंदर कहां से कहां पहुंच गया चाइना। हम पढ़ रहे हैं कंपैरिजन, ये तो 17-18 का, 17-18 का डाटा होगा कुछ, लेकिन आप चाइना का जिस प्रोपोर्शन से उसने ग्रोथ की है, डबल डिजिट ग्रोथ ही मेंटेन करके रखी उसने। हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है 4%, 5%, 6%। अभी कांग्रेस के टाइम पे बीच में 7.4 पहुंची थी एक बार, और ये 10%, 11%, 12% के लेवल पे ग्रो करता रहा चाइना 10-20 साल। अरे इतना ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितना मैन पावर चाहिए, कितनी बिजलियां चाहिए होंगी, कितने हाइडल प्रोजेक्ट बनाए होंगे इतनी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, कितने शिपयार्ड्स, कितने कंटेनर्स, तो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया उसका। वो कंट्री तो और लेवल पे चला गया बेटा। लेकिन सिंस इट इज इन आवर सिलेबस तो हमें करना है ये। तो फर्स्ट प्लान चाइना, इंडिया 1951 एंड चाइना 1953। फिर कैपिटल लिख लो, न्यू दिल्ली एंड बीजिंग। इंडिया। और प्रियंका मिश्रा को कैमरा ऑन करने में क्या प्रॉब्लम होती है भाई? प्रियंका, व्हाई डोंट यू पुट योर कैमरा ऑन?
मैं यहां से फिर माइनस भी कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। प्रियंका मिश्रा, अरे है भी है या नहीं? पता नहीं यार। चलो फिर एरिया लिखो। इंडिया का एरिया है एरिया 97 होना चाहिए ना। Just a minute, give me 1 minute. चलो लिखो। एरिया 32.91 स्क्वायर किलोमीटर, लाख स्क्वायर किलोमीटर। और चाइना 961 लाख स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन एक बार रिपीट कर दो। 32.91 लाख स्क्वायर किलोमीटर इंडिया और 961 लाख स्क्वायर किलोमीटर चाइना। हालांकि मैं डाउटफुल हूं इसमें थोड़ा सा। पॉपुलेशन एज पर 2015 इंडिया 131.1 करोड़, India 131.1 crores and China 137.1 crores. फिर अर्बनाइजेशन, इंडिया में 33% अर्बनाइजेशन, चाइना में 56%। आप भी चाइना का मैप देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि पूरे चाइना में सब जगह लोग ऐसे रहते होंगे। जो कंसंट्रेशन है ज़्यादा चाइनीज़ पॉपुलेशन की वो ईस्टर्न साइड है। ये तिब्बत वाली साइड, इस साइड पे, वो वेस्टर्न साइड पे नहीं इतना रहते हैं क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट हार्श है, ऑल्टीट्यूड है हाई है, ना वहाँ पे कल्टिवेबल लैंड है, तो वहाँ पे लाइफ सस्टेन करना इतना मुश्किल, काफ़ी मुश्किल है। तो ज़्यादा जो चाइना के जो पॉपुलेशन है वो ईस्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है, जो उसका ईस्टर्न साइड है। पर अर्बनाइजेशन उधर 56% है। एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंडिया का तो पता है 1.2% और चाइना का 0.5%। सर रिपीट कर दो एक बारी। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंडिया का 1.2% और चाइना का 0.5%। और वो कारण पता है ना आपको क्या था? वो इन्होंने 80s में वन चाइल्ड पॉलिसी एनफोर्स की थी पॉपुलेशन पे। फिर पर कैपिटा
जीडीपी 2017 के अकॉर्डिंग, पर कैपिटा जीडीपी 2017, और डॉलर्स में है ये। इंडिया का 7170 $, $7,000, 7170, और चाइना का 16,620, 16620। एक बुक में मैंने पढ़ा था, मैं आपको ऐसे पढ़ के सुना रहा हूं। चाइना हैज द सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी, पीपीपी। आप पीपीपी क्या होता है? नहीं पता ना? जीडीपी, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो 19.8 ट्रिलियन डॉलर्स की उसकी परचेजिंग पावर पैरिटी। बताता हूं उसका मतलब। इंडिया की 8.07 ट्रिलियन डॉलर्स, और पाकिस्तान की 0.94 ट्रिलियन डॉलर्स। तो डिफरेंस देखो, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की स्टडी कर रहे हैं, हम तीनों नेबर्स हैं। पाकिस्तान 0.94 ट्रिलियन डॉलर्स, इंडिया 8.07 ट्रिलियन डॉलर्स, और चाइना 19.8 ट्रिलियन डॉलर्स। अब समझो इसका मतलब, समझ लो इसका मतलब, पीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी का क्या मतलब है। अब इंडिया में इतना सामान बनता है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इंडियन रुपीस में, तो हमारा आ जाता है इतने लाख करोड़ रुपीस हमारा जीडीपी। यूएसए में सामान इतना बनता है, थोड़ा लुक एट द स्क्रीन में देखो ना। इंडिया में सामान इतना बन रहा है, जीडीपी मींस अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कितने सामान कितना बन रहा है। तो हम इंडिया में सामान बन रहा है इतना ज्यादा, अलग अलग तरह की चीजें बन रही हैं, लेकिन उसको वैल्यूएट किया जा रहा है, मल्टीप्लाइड एट द मार्केट प्राइस इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपी, तब हमारा रुपीज में आ जाता है इतना नेशनल इनकम है हमारी। यूएसए में एग्जांपल, सामान बन रहा है कम, लेकिन उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसके मार्केट प्राइस से जो डॉलर की टर्म्स में है। तो ये दो अलग स्केल नहीं हो गए। या तो आप वही अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को भी डॉलर में ही मेजर करो, या फिर यूएसए वाले को भी रुपीज में ही करो। समझ रहे हो? क्योंकि परचेजिंग पावर डॉलर की ज्यादा है, रुपये की कम है। तो अगर हम, तब तो फेयर गेम नहीं हुआ ना ये, तो उसका तो ज्यादा ही निकलेगा, हमारा तो अंडर वैल्यूड निकलेगा, क्योंकि करेंसी की वैल्यू कम है। इसका एक मतलब ये भी है कि हम अगर मॉनेटरी टर्म्स में, रुपीज में जब मेंशन कर रहे हैं, तो वी आर 6th और 5th इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर हम पैरिटी में देखें, परचेजिंग पावर पैरिटी में देखें कि अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उसको एक ही करेंसी में सबको वैल्यू किया जाए, तो शायद हम चाइना के बाद सेकंड हैं। तो ये इकोनॉमिक्स की फील्ड में ये छोटे मोटे झोल करते रहते हैं, और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ये जो बोल रहे हैं, तो ये सब कुछ नहीं हो गया। कितने स्मार्ट लोग हैं बेटा, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स। मेरे 2 स्टूडेंट हैं, 20 साल पहले पढ़ के गए थे, एंड नाउ दे आर इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स इन यूरोप, और इतने मिलियनियर्स को इन्वेस्टमेंट की कंसल्टेंसी देते हैं, और उनका कमीशन होता है 0.5% या 1%, और उसके बेसिस पे 2 इंडस्ट्री लगा ली उसने उड़ीसा में। ये जम्मू का ही है 1-2, कटरा में शादी करवाई हमने उसकी। तो आप अगर समझोगे सही, इंटरप्रेट सही करोगे, तो आपको अंदाजा ही नहीं है कि आगे आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो। आप थोड़ा सा इस चीज को समझने, याद करके पेपर पास करना
वो हो सकता है एक ज़रूरत, लेकिन आप अगर समझ लोगे उस चीज़ को, अंडरस्टैंड करोगे, तो देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। एनी हाउ, चलो आगे लिखते हैं। ग्रोथ रेट इंडिया का 6.7 और चाइना का 6.4। ये 17 का डाटा है, 2017 का। पर कैपिटा इनकम इन डॉलर्स, इंडिया 6353, 6353 एंड चाइना 15,270। चाइना 15,270। पॉवर्टी इंडिया में 60.4% पॉवर्टी, 60.4, और चाइना में 23.5। एंड देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडिया में 1991 और चाइना में 1978 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये आ गया इकोनॉमिक्स वाली फील्ड से रिलेटेड। अब सोशल फील्ड, सामाजिक। हाँ बोलो। आई कांट हियर बेटा। पॉवर्टी, इंडिया's poverty is 60.4 and China is 23.5% of total population. Now the social things and where sex ratio, birth rate and everything comes in. तो वो लिख लो। If you want to demarcate, उसको एक लाइन ड्रॉ कर लो ताकि वो इकोनॉमिक से रिलेटेड अलग आ जाए और इसका अलग से। तो सबसे पहले लिख लो सेक्स रेशियो 2015 16, ये सारा डाटा 2016 17 18 का ही है। तो सेक्स रेशियो 2015 की, इंडिया 929 एंड चाइना 941। बर्थ रेट 2016 इंडिया 20.4 और चाइना 5.7, बहुत कम है उनका। तो डेथ रेट हमारा 6.4, चाइना का 1। देखो फैसिलिटी वहां कितनी तगड़ी होगी कि डेथ रेट 1% है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2016, IMR लिख लो, या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि वो बच्चे जो 1 साल के विद इन 1 ईयर दोज डाई। हमारा है 38 और चाइना का है 9, सिर्फ 9। फिर मैटरनल डेथ रेट, मतलब दोज लेडीज दोज आर प्रेग्नेंट एंड दे डाई वाइल डिलीवरिंग अ बेबी, वो डेथ रेट। तो मैटरनल डेथ रेट इंडिया में है 174 और चाइना में 27। चाइना में कितनी है? 27, 27। तो वो तो सब समझ में आ रहा है ना। डेथ रेट 1%, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 9 आउट ऑफ 1000, 1000 में से 9,
है, मैटरनल रेट भी उनका 27 कि 27 प्रेग्नेंट लेडीज, वो भी हो सकता है कोई दूर पहाड़ों बूढ़ों वाले हो कि वो ही मरते हो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिखो नेक्स्ट। इंडिया में 68.8 ईयर्स, चाइना में 76 ईयर्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इज 68.8 ईयर्स and in China it is 76 years. Density of population, ये भी मैंने पढ़ा ही था। चाइना की बेटा सबसे पॉपुलेशन हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है, लेकिन तीनों कंट्रीज में सबसे कम डेंसिटी है इसकी, 146 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और इंडिया में 441 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। सर इंडिया में कितना है? 441। बाप रे, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 450 आदमी रहता है एवरेज, और पाकिस्तान में तो 245 है। फिर एडल्ट लिटरेसी रेट, ALR लिखते हैं। साहिल बटन बंद कर बेटा, साहिल बेटा ये क्लास है, वो मॉडलिंग थोड़ी हो रही है। एडल्ट लिटरेसी रेट इंडिया में 62.8% एंड इन चाइना इट इज 95.1%। एडल्ट मतलब जो अबव 40 ईयर्स के जो ऊपर के लोग हैं उनमें लिटरेसी रेट, तो देखो कितना फर्क है। फिर एक डाटा ये भी लिख लो, जीडीपी ग्रोथ रेट बिटवीन 1991 टू 2000, कि 1990 से लेके 2000 का जो डेकेड रहा उसमें जीडीपी का ग्रोथ रेट इंडिया का 5.7% और चाइना का 10.4। मतलब मैं पूरे डेकेड का इकट्ठा समराइज कर दिया ना ऑन एवरेज। चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी चाइना के बारे में कुछ और चीजें हैं वो कल बताऊंगा मैं आपको। फिर मैं इसका नोट्स भी डाल ही दूंगा। इसमें 2 बड़ी मूवमेंट्स हुई थी, एक GLF ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट कहते हैं उसको, फिर एक ग्रेट प्रोलेटारियन मूवमेंट। ये 2 मूवमेंट्स हुई थी, इनको हम कल डिस्कस करेंगे। चाइना ने ये किया था और उसको फायदा मिला है, उसको इसका बहुत फायदा मिला है। जो GLF थी वो 1958 में की थी, और जो ग्रेट प्रोलेटारियन कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था वो 1965 में माओ ने किया था। तुमने पढ़ा ना हमारी इधर, हमारे यहाँ तो पार्टीज भी हैं, माओवादी कहते हैं जिनको, माओइस्ट, क्योंकि इन जनरल माओ एक आदमी था, उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसकी जो फिलॉसफी है वो ये थी कि वी ऑल आर इक्वल्स, जिनके पास ज़्यादा है उनसे लो, वही रॉबिनहुड वाला कंसेप्ट, और जिनके पास नहीं है उनको दो। और कम्युनिस्ट सोच यही होती है, वेयर ऑल आर इक्वल्स। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या ऐसा है चाइना में? क्या चाइना में एवरीबडी इज इक्वल? नहीं। बाय डेफिनेशन चाइना इज ए कम्युनिस्ट कंट्री, बाय स्ट्रक्चर इट इज अ सोशलिस्टिक कंट्री, वेयर गवर्नमेंट हैज द एंटायर राइट, फुल कंट्रोल ऑफ ऑल रिसोर्सेज। लेकिन वहां पे भी तो मिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, बहुत बड़े बड़े अमीर लोग हैं, वो कैसे आए फिर? अगर सब इक्वल्स थे, सब में रिसोर्सेज बराबरी से बंटने थे, तो फिर ये डिस्पैरिटी कैसे आई? इसलिए ये कहने की बातें हैं, बुक्स में अच्छी लगती हैं। कार्ल मार्क्स भी लिख के गया था, माओ ने भी अपने कंसेप्ट चलाया यहाँ पे, लेकिन ये फीजेबल नहीं है, इट डज नॉट वर्क एनी मोर।
आजकल मटेरियलिस्टिक वर्ड है। मेरे पास एक ईमेल भेजी थी मेरे फ्रेंड ने यूएसए से, उसमें उसने दिखाया है, मतलब उसने तो ऐसे थोड़ा सा अपनी तरफ से मैसेज ही भेजा है। उधर एक कोई चाइनीज़ का कोई आर्मी का कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है और उसकी कोई इंडस्ट्री भी है, उसकी बेटी की शादी थी, तो उसमें वो कितनी लेविश मैरिज थी, वो उस पर उसका एक तरह से मतलब उसका मजाक बनाया गया था। तो ये कहने की बातें हैं, ये तो नहीं चलती। चलो विल कंटिन्यू विद, इसका थोड़ा सा बचा है तो आई गेस फिर इसके बाद रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट डू यू से? या हाँ, तो थोड़ा आपसे भी, आपको भी इंटरेक्ट करने का मौका देते हैं ना, ताकि आपसे भी आप सुन सकते हैं। चलो पहले इसको खत्म कर लेते हैं। अनदर वन डे, एक दिन और लगेगा, फिर वी आर डन विद दिस बुक। चलो बेटा, फिर टेक केयर।